नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन, साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरखकर, और साथ ही मेरी रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से हम जानेंगे बाजार का अपडेट, साथ में कल आने वाले ब्रिटानिया के नतीजों के बारे में कुशल बताएंगे, एचसीएल टेक के नतीजों का अनुमान, और मानसी से समझेंगे ऑटो सेक्टर के रिवाइवल में और समय क्यों लग सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो आज बाजार में आखिरी घंटे में शानदार तेजी के साथ कारोबार हुआ और निफ्टी करीब 1.25% की मजबूती के साथ 10,740 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स में भी आज 400 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी गई। आज के कारोबार में आईटी, फार्मा और प्राइवेट बैंक शेयरों में शानदार खरीदारी देखने को मिली। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1091 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1660 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर टेक का, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जैसी कि उम्मीद थी उतार चढ़ाव भरा कारोबार रहेगा, वैसा ही हुआ, मगर आखिरी घंटे में बाजार तेज भागा। क्यों? आज के कारोबार को आप किस तरह से देखते हैं? एक्सपायरी के दिन जो एक्शन आप बाजार में देखना चाहते हैं एग्जैक्टली वही का वही देखने को मिला। बिल्कुल मजबूत शुरुआत, तेज गिरावट, रिकवरी और आखिरी 1-1.5 घंटे में भारी उतार चढ़ाव के साथ बाजार दिन के हाई पॉइंट की तरफ बंद होता हुआ। यही तो सब होता है एक्सपायरी के दिन। आज भी हुआ, और ये सब तब हुआ जब ग्लोबल मार्केट्स के संकेत थे कमजोर। आज डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और दिन भर अच्छी खासी कमजोरी के साथ 200-250 पॉइंट नीचे, और एशिया कमजोर था, यूरोप में कमजोरी के साथ ट्रेड हुआ। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार शुरुआती 1-1.5 घंटे के उतार चढ़ाव से उबर कर दिन में स्टेबल हो गए और आखिरी 1 घंटे में बेहतरीन रिकवरी आई और एक्सपायरी 10,700 से कहीं ऊपर जाकर 10,740 के नजदीक मिली। बैंक निफ्टी 21,600 के आसपास जाकर बंद हुआ। वजह, जब सारे संकेत खराब है तो क्यों? शॉर्ट्स बहुत हो गए। मार्केट में पुट कॉल रेशियो ये बता रहा था कि शॉर्ट्स हैं और एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग आ गई। यही वजह हम ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती को नजरअंदाज करके आज शॉर्ट कवरिंग दिखाकर दिन के हाई पॉइंट की तरफ बंद हुए। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, एफआईज की बिकवाली लगातार हो रही है, लेकिन कल के सेशन में थोड़ी सी इंडेक्स में उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की और स्टॉक्स में बेचने से हाथ खींचा है, थोड़ा सा कम किया है। तो वो एक दूसरा कारण था जिससे खरीदारी आ गई। और तीसरा कारण था आईटी कंपनियों के नतीजे। विप्रो के बाद इन्फोसिस ने भी कमाल कर दिया, और उसके बाद जो आईटी शेयरों में तेजी हुई है, आईटी इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया, इतनी खतरनाक तेजी। तो ये तीनों फैक्टर मिक्स होकर बाजार में आज जान लौटाते हुए नजर आए। बड़े दिनों बाद स्क्रीन अच्छी दिखी आज और दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुए, तो फीलिंग अच्छी आ रही थी, स्पेशली तब जबकि ग्लोबल मार्केट्स कमजोर थे। तो ये आज के बाजार पर एडिटर्स टेक। लेकिन अब सवाल यह है कि आज के मार्केट में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर एक्शन दिखा है और इसके पीछे वजह क्या रही है, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी, बताइए। आज एक्सपायरी के दिन भर हमने देखा थोड़ा सा सुस्त कारोबार जरूर देखने मिला था, लेकिन सेकेंड हाफ में आज बाजार में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। निफ्टी बैंक ने आखिरी 1 घंटे में अच्छी रिकवरी दिखाई, साथ ही निफ्टी में भी अच्छी गेन्स आते हुए दिखे थे। लेकिन अगर इंडाइसिस की बात करें, सेक्टर्स की बात करें, तो आज हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स सबसे तेज खरीदारी यहाँ पे आती हुई दिखी थी। इसके अलावा आज देखिए फार्मा स्टॉक्स में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स थे जहां पे आज हमने खरीदारी देखी है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, और साथ ही आखिरी 1 घंटे में बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा
सहारा दिया है। सबसे पहले अगर निफ्टी गेनर्स की सूची पर नजर करें तो इन्फोसिस आज का स्टार था। नतीजों के बाद यहाँ पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे आज की ट्रेडिंग सेशन में। बीपीसीएल, सिप्ला, एमएनएम, ब्रिटानिया ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। लूजर्स की सूची में भारतीय इंफ्राटेल आज 7% से ज्यादा की गिरावट फिर एक बार आती हुई दिखी। टेक महिंद्रा में आज गिरावट दिखी है। आईटीसी, आईओसी ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे आज लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिखा है। इसके अलावा आज आईटी स्टॉक्स में जिस तरह से खरीदारी थी, दिग्गज स्टॉक्स में तो गेन्स थे ही, लेकिन मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गेन्स आते हुए दिखे हैं। मास्टेक, ओरेकल फाइनेंस, एल&टी इन्फोटेक, साइंट, साथ ही जेंसाटेक जैसे कुछ स्टॉक्स थे, माइंडट्री जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। एफएमसीजी स्टॉक्स ब्रिटानिया के नतीजों से पहले अच्छे गेन्स इस स्टॉक में आते हुए दिखे। इसके अलावा नेस्ले और डाबर में भी अच्छी शानदार तेजी आती हुई दिखी है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इन दोनों स्टॉक्स में आज गेन्स आते हुए दिखे हैं। ऑटो स्टॉक्स आज जो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आती हुई दिखी, टारगेट्स बढ़ाए, उसके चलते हमने देखा कुछ स्टॉक्स में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। एमएनएम ने अच्छा रिएक्ट किया, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने मिली है। इसके अलावा आज एविएशन स्टॉक्स में आज आखिरी 1 घंटे में जिस तरह से मिनिस्टर का बयान आता हुआ दिखा है कि उन्होंने कई देशों के साथ फिर एक बार करार किया है एयर बबल के लिए, उसके चलते हमने देखा स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। साथ ही बजाज कंज्यूमर नतीजों के बाद अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। बीएफ यूटिलिटीज आज फिर ने देखा अपर सर्किट के साथ बंद होता हुआ दिखा है। चुनिंदा स्टॉक्स थे जो आज लूजर्स की कैटेगरी में थे या लाल निशान में बंद होते हुए दिखे हैं, जिसमें से आप देखिए रियल्टी स्टॉक्स शामिल होते हुए दिखे। प्रेस्टीज स्टेट्स करीब 7% तक की गिरावट देखने मिली। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट जो जियो की कल एजीएम हुई थी उसके चलते भी आज गिरावट एवेन्यू सुपरमार्ट में आती हुई दिखी है कंपटीशन के चलते। और येस बैंक में भी आप देखिए आज के दिन में करीब 6% तक की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। चुनिंदा लूजर से लेकिन आखिरी 1 घंटे में हमने देखा मार्केट में अच्छी खरीदारी देखने मिली थी। तो ये देवांशी ने डिटेल में बताया कि आज कहां पर एक्शन दिखा है। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह का मार्केट आज हमने देखा, ऐसे मार्केट में कल के बाजार में, चूंकि कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, पोजिशनल ट्रेड कहां पर लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मृत्युंजय, हमको लग रहा है कि अगर कल कोई ट्रेड लेना है तो मुझे लग रहा है कि आईटी स्पेस में लेना चाहिए, और यहाँ पे हमको टेक महिंद्रा काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे विप्रो और इन्फोसिस के आए हैं, होपफुली टेक महिंद्रा के भी नंबर्स उम्मीद से बेहतर आने चाहिए। क्लियरली यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो करीबन हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। यहाँ पे 588 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और टारगेट करीबन 615-620 का मिल सकता है। तो ये एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, और आईटी स्पेस में हमको लग रहा है कि काफी इंटरेस्ट भी है। तो ये एक दिग्गज प्लेयर है जो 8 से 10 दिन के लिए ट्रेडर्स में चांस लगा के अपना ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोजिशनल ट्रेड आपके लिए जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एचसीएल टेक के नतीजे कल आएंगे, नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, ये डिटेल में बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। कुशल, बताइए। जी, तो कोविड-19 की वजह से एचसीएल के नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर साइड पर एनालिस्ट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि अभी देखना होगा कि इन्फोसिस और विप्रो में जिस हिसाब से सरप्राइज आया, एचसीएल में भी वैसा सरप्राइज हमें कल देखने को मिलता है या नहीं। पर जो नंबर्स आने के एक्सपेक्टेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए, मुनाफा जो है करीब 16% गिरकर 2650 करोड़ के आसपास आने की अंदेशा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका अन्य आय कंपोनेंट जो है वहां पे गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही कंपनी की जो डॉलर आय है वहां पर 8% का फॉल जो है हमें देखने को मिल सकता है, और साथ ही कंपनी की मार्जिन यहाँ पर भी लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रियलाइजेशन और साथ ही जो डॉलर आय का जो इम्पैक्ट है वो इनकी मार्जिन पर आता हुआ पड़ेगा। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें तो जो रुपये में डिप्रिसिएशन हुई है और जो ट्रैवल खर्चों में बचत हुई है उसका थोड़ा सा सहारा मार्जिन को मिलता हुआ नजर आ सकता है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की साइड से जानना। पहला तो ये कि FY21 के लिए जैसा कि इन्फोसिस ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस और साथ ही जो मार्जिन गाइडेंस इशू की है, वैसा अगर एचसीएल टेक भी करती है तो उस पर आपको फोकस रखना होगा। और जो दूसरा चीज है वो है इनकी जो डील विंस हुई है Q1 में, उस पर आपको फोकस रखना है, और साथ ही जो आगे आने वाली पाइपलाइन है वो कैसी रहेगी ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो अविनाश जी, जो अनुमान अभी कुशल ने बताया है, इस अनुमान को देखने के बाद आपका क्या नजरिया एचसीएल टेक के ऊपर बन रहा है?
मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि क्लियरली यहाँ पे अगर डॉलर आई की बात करें तो यहाँ पे जो नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है वो बेसिकली डॉलर ग्रोथ के ऊपर आ सकता है। और जैसे कुशल ने कहा कि यहाँ पे मोटा-मोटी अंदाजा है कि करीबन 15% प्रॉफिट गिरने की अनुमति है। ऑलरेडी स्टॉक ने अपनी जो नेगेटिव जो न्यूज़ फ्लो है, ये ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की कमेंट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैनेजमेंट बहुत ही पॉजिटिव व्यू लेके बात करता है, तो इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से अगर किसी को खरीदना भी है, तो मेरे ख्याल से कल रिजल्ट के बाद, कमेंट्री के बाद एक निवेश का भी मौका बन सकता है। ये डेफिनिटली एक अट्रैक्टिव प्राइस है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटानिया के तिमाही के नतीजे कल आएंगे और ब्रिटानिया के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी, बताइए। ब्रिटानिया से इस तिमाही में शानदार नतीजों की उम्मीद की जा रही है। सबसे पहले अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो करीब 20 से 21% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान किया जा रहा है। अब देखिए, दो वजह है। सबसे पहले जो बेस था पिछली तिमाही में वो करीब 3% के आसपास रहा था, तो लो बेस है, इसके चलते भी अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी वॉल्यूम में। और इसके अलावा मैनेजमेंट ने पिछले तिमाही में जो कमेंट्री दी थी उसमें कहा था कि मई और जून दोनों में जो सेल्स हैं वो काफी अच्छी होती हुई दिखी है। 20% से ज्यादा की बिक्री आती हुई दिखी और इसी के चलते इस बार वॉल्यूम ग्रोथ से काफी अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा जो आय है करीब 20 से 21% तक बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफे में इस बार 40% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। वो इसलिए क्योंकि इस बार कंपनी जो खर्च हैं वो कम करते हुए दिखी है और इसके अलावा कंपनी की जो कच्चे माल की लागत है इसमें भी कमी आती हुई दिखी है। लगातार ये कमी आती हुई दिख रही है, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। तो 40% के गेन्स यहाँ देखने मिल सकते हैं। मार्जिन की बात करें तो इस बार 14.5% से बढ़कर 17% के मार्जिन क्लॉक इन कर सकती है कंपनी। और साथ ही मुनाफे की अगर बात करें तो करीब 60% तक की बढ़त देखने का अनुमान है। उसकी भी दो वजह है। सबसे पहले वॉल्यूम्स में जो बढ़त होती हुई दिखेगी, इससे मुनाफे को सहारा मिलेगा और इसके अलावा जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो कम होता हुआ दिखेगा, तो इससे भी मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। तो कुल मिला के ये देखना होगा कि इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो किस तरह से आती है, साथ ही पिछले तिमाही से इस बार किस तरह से बढ़त देखने मिली, अनलॉकिंग की किस तरह से जो बेनिफिट्स है वो कंपनी को मिलते हुए दिख रहे हैं और इसके अलावा जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, क्या पाइपलाइन है, इस पर नजर आएगी। और ग्रामीण क्षेत्र से कितनी बढ़त आती हुई दिखी है, क्या सहारा मिलता हुआ दिखा है, इस पर नजर आएगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि तिमाही आधार पर जो कच्चे माल की लागत है इसमें किस तरह से चेंजेस होते हुए दिखे। लेकिन कुल मिलाकर अगर नतीजों की बात करें तो काफी शानदार नतीजों की उम्मीद ब्रिटानिया से इस तिमाही में की जा रही है। अविनाश जी, ब्रिटानिया के ऊपर आपका क्या व्यू बन रहा है, आपका क्या आउटलुक है? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस में थोड़ा सा फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। लेकिन अगर वॉल्यूम ग्रोथ 15-16% आता है और मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव होती है तो डेफिनेटली नियर टर्म में थोड़ा सा और स्टॉक को रीरेट होने की चांसेस है। हालांकि चौथे तिमाही के मुकाबले में जो पहला क्वार्टर आएगा उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट आएगा, बट मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को कोई भी जल्दबाजी न करे, गिरावट में खरीदे, क्योंकि ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट अगर आती है बाजार में तो इसको स्लोली एक्यूमुलेट करिए और कल नतीजे अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं तो इसमें आपको डेफिनेटली एक छोटा सा स्पाइक कल जरूर देखने को मिलेगा। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऑटो बिक्री, जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ऑटो बिक्री सुधरने में लंबा वक्त लग सकता है, लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। क्या है इसकी वजह, ये डिटेल समझाने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सीएम का एक डेटा आया है जिसके मुताबिक ऑटो बिक्री के वॉल्यूम्स जो हैं उसमें रिकवरी आने में अब भी 3 से 4 साल लग सकते हैं, क्योंकि आप देखिए मार्च में निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 31% की गिरावट देखने को मिली है। कोरोना के चलते मांग कमजोर है और साथ ही आय में भी गिरावट देखने को मिल रही है। जून में एसयूवी बिक्री की अगर बात करें 50% की गिरावट और साथ ही टू व्हीलर बिक्री में 39% की गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रैल में कई ऑटो कंपनियों ने जीरो बिक्री दर्ज की है, क्योंकि लॉकडाउन
लॉकडाउन के चलते, कोरोना की स्थिति के चलते बिक्री बिल्कुल ही नहीं हो रही है। इसी वजह से जीरो सेल्स नोट डाउन होती हुई दिखी है। मांग में कमजोरी से उत्पादन की स्थिति सुधरने में समय लग सकता है, ये डेटा का कहना है। वहीं प्लांट्स में उत्पादन शुरू जरूर हुआ है, लेकिन यूटिलाइजेशन केवल 20 से 30% है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस महीने यूटिलाइजेशन 40% हो सकता है, लेकिन इस बीच स्थिति गंभीर है और इसी वजह से रिकवरी आने में देरी लग सकती है। CLSA की रिपोर्ट के मुताबिक जून में 15% ग्रोथ के साथ ट्रैक्टर बिक्री ने आउट परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन इसके अलावा तमाम सेगमेंट्स, तमाम कैटेगरी में गिरावट देखने को मिली है। पर्सनल कमर्शियल व्हीकल के मुकाबले टू व्हीलर में कम गिरावट है। वहीं ट्रैक्टर सेगमेंट में अनुमान से ज्यादा बढ़त का रिस्क है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अनुमान से अधिक गिरावट का रिस्क है और ग्रामीण मांग के चलते हीरो मोटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयर्स CLSA की पसंदीदा शेयरों की सूची में शामिल हैं। ठीक है। अब अविनाश जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जो बात अभी मानसी ने यहाँ पर डिटेल में बताई कि अभी ऑटो बिक्री सुधरने में लंबा वक्त लगेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी अब लंबा वक्त अगर पूरी इंडस्ट्री के लिए है तो इसके बीच अगर किसी को मान लीजिए ऑटो के ऊपर फोकस करना है तो क्या अभी करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो ऑटो में आपकी टॉप पिक क्या होगी? इनफैक्ट मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में जो पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स है, यहाँ से सबसे बड़ा पेन है और यहाँ पे रिकवरी के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। मैं समझता हूँ कि टू व्हीलर्स और जो ट्रैक्टर प्लेयर्स है, यहाँ पे आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। ट्रैक्टर सेल्स अभी भी काफी पॉजिटिव है और हमको लग रहा है कि आने वाले साल में इंडस्ट्री भी 8-9% ग्रो करने की क्षमता रहेगी। बारिश भी इस साल काफी अच्छी है, तो टॉप पिक तो मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। हमको लग रहा है कि यहाँ पे नॉट ओनली कोर बिजनेस अच्छा कर रहा है, लेकिन उनके बाकी जो बिजनेसेस है वो भी उनके लिए अच्छी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो महिंद्रा एक अच्छा पिक रहेगा, करंट प्राइस पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। और दूसरा टू व्हीलर में शायद एक हीरो मोटोकॉर्प होगा जो काफी बड़ा रूरल एक्सपोजर एंजॉय करता है। रूरल रिलेटेड जो भी कंपनी है, हमको लग रहा है वहां पे सबसे बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी पहले रहेगी, क्योंकि यहाँ से रिकवरी जल्दी आने की उम्मीद है ऑटो सेक्टर के। जी ठीक है, और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल आखिरी कारोबारी दिन है हफ्ते की, ऑप्शन के जरिए क्या ट्रेड लिया जाए सर, कहां पर ट्रेड लिया जाए? नमस्ते मृत्युंजय, आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते। ये जो आज स्टॉक में लेके आया हूँ उसका नाम है सिप्ला, और यहाँ पे मैं सलाह दूंगा 680 का कॉल लेने के लिए 20 रुपए 90 पैसे पे, जो लास्ट क्लोजिंग थी इसके आसपास आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 16 रुपए रखें और टारगेट रहेगा 30 रुपए का। एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि आज का जो क्लोजिंग है वो लगभग 4.25 साल का हाईएस्ट क्लोजिंग भाव है, और ओपन इंटरेस्ट में तो खैर फिगर्स बाद में मिलेंगी, लेकिन एसेंशियली बात यह है कि ये अच्छे खासे एक बिल्कुल महीने भर सपाट रहने के बाद ये ऊपर आया है, और ये जो लेवल है ये अब दर्शाता ये है कि यहाँ से काफी नए लेवल्स और ऊंचे आने के चांसेस इसके अंदर हैं, बिकॉज बहुत अच्छी जगह पे ये जा रहा है। लेकिन फिर भी आप दिन के हिसाब से 3 दिन में अगर आपका टारगेट नहीं आए तो आप इस ऑप्शन में से फिर निकल जाएं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। और अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कल के मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और लंबे समय के लिए आपके लिए कहां पर निवेश करने का मौका बन रहा है, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब वक्त है ये जानने का कि कल के मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी मार्केट में बनानी चाहिए? अब जहां तक कल के बाजार का सवाल है, एक चीज तो बहुत साफ है कि कल आपके पास शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट्स रिकवर होकर मजबूत बंद हो, खासतौर से अमेरिका जो 200 पॉइंट नीचे था भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स। अब प्रॉब्लम क्या है, 4 दिनों से अमेरिका के बाजार बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है करेक्शन आ जाए। फिर करेक्शन आ जाए तो कल हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो शुरुआत हम ग्लोबल मार्केट्स को देखकर और साथ ही डाउ को देखकर तो करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी बाजारों में एक चीज साफ दिख रही है, नीचे 10,550, ऊपर 10,850। ये निफ्टी की रेंज है, इस रेंज में बाजार वक्त बिताना चाहता है 300 पॉइंट की। तो देखते हैं इस रेंज के बाहर हफ्ते के आखिरी दिन निकलने की कोशिश होती है या नहीं। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी बड़ी रेंज निकल कर आ रही है, 21,000 22,000। इस रेंज में बैंक निफ्टी भी वक्त बिताने की कोशिश कर सकता है। तो दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं, थोड़ी निचले स्तरों से खरीदारी, सपोर्ट, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग, बिक वाली, ये दोनों ही चीजें आपके लिए एकदम साफ साफ नजर आ रही है। तो इस लिहाज से रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है। थोड़ी वोलेटिलिटी जो अब तक 2-3 दिनों में देखिए वो थोड़ी कम हो सकती है, और इन लेवल्स पर आपको नजर रख के कल की तैयारी करनी है। हफ्ते का आखिरी दिन है, अगर आप क्लोजिंग 10,700 के ऊपर निफ्टी पर हो पाते हैं हफ्ते के आखिरी दिन, बढ़िया क्लोजिंग है। 21,500 के ऊपर क्लोज होते हैं, बुरी नहीं है। 22,000 के ऊपर हो जाए तो कहने ही क्या। तो कल की क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग होने के लिहाज से काफी अहमियत वाली रहेगी, और रिजल्ट्स के हिसाब से भी एक्शन बढ़ने वाला है, उस पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि अब और दिग्गजों के रिजल्ट आने की तैयारी में है, तो उन पर भी हमारी नजर जरूर रहेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कल के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है। बताइए आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जिस तरीके से आज मार्केट में वीकली सीरीज की एक्सपायरी हुई है, 10,700 के ऊपर हम वापस आज क्लोज हुए, और जिस तरीके से लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल प्रूव करता है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, और मार्केट अपने अहम लेवल जो कि 10,550 है उसको डिफेंड करने में कामयाब रहा आज के सेशन में। तो हम यहाँ से लॉन्ग साइड का ही ट्रेड सजेस्ट करेंगे। और 23 जुलाई के जो नेक्स्ट वीकली सीरीज का ऑप्शन है 10,800 का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब आज 75 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ, उसको बाय करने की सलाह देंगे। इसमें 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और हमें लगता है कि मार्केट में ये बाइंग जिस तरीके से आज सेकंड हाफ में देखने को मिली, स्पेशली ये कंटिन्यू रहना चाहिए कल के सेशन में भी। तो इस ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 110 रुपए तक के देखने को मिलेंगे। तो 10,800 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी कल के सेशन में ऑप्शन के थ्रू। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो इस FMCG पैक में काफी अच्छी एक्शन आज के सेशन में देखने को मिली, तो उसमें से हमें डाबर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से डाबर में आज बाइंग इंटरेस्ट था थ्रू आउट द सेशन, तो डाबर यहाँ पे बाय करना चाहिए 500 रुपए के लक्ष्य के लिए, 482 के स्टॉप लॉस से। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कहां पर करना चाहिए? बताइए अविनाश जी, लंबे समय के निवेशक को इस बाजार में कहां पर पैसा लगाना चाहिए? मृत्युंजय, लंबे समय के लिए हमको पहले जैसे हमने कहा कि हम लोग रूरल स्पेस पे काफी पॉजिटिव, और यहाँ पे हमको ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी पसंद है। आज स्टॉक थोड़ा सा भाग चुका है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये स्टॉक करंट लेवल्स पे भी काफी अट्रैक्टिव है। पहली बात तो ट्रैक्टर बिजनेस बहुत ही तगड़े पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, और ऑटो बिजनेस में भी जो प्रीवियस क्वार्टर था यानी चौथी तिमाही था, यहाँ पे इन्होंने एक वन टाइम लॉस सियोंग के लिए बुक किया है। तो होपफुली आने वाले साल में ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कंपनी के बैलेंस शीट पे नहीं आएगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल प्लेयर ऑटो सेक्टर में है। कर्जा भी बैलेंस शीट पे काफी रीजनेबल है, और दूसरे बिजनेसेस भी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक 6 to 12 मंथ्स का नजरिया ले, हमको लग रहा है कि यहाँ पे करीबन 640-650 का टारगेट बन सकता है, और ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो धीरे धीरे खरीदिए, लेकिन इसमें जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा और कल का मार्केट कैसा रह सकता है।
कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।